सुरेश वाडकर जी पद्मश्री विजेता, इतना अच्छा गाते हैं वो। यूट्यूब पे हमने उनके भजन सुने हैं, स्पिरिचुअल भजन। हमारी ऑडियंस को भी पता होगा। बिगेस्ट स्टूडियो जो बॉम्बे का, बड़े बड़े सिंगर वहां पर गाते हैं। लता मंगेशकर जी गा चुकी हैं। सा बोलने में भी साल लग जाता है। सा मतलब ये वो है, वो वाला सा है आपका, तुम सा नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है। नहीं भाई, मेरा गाने का काम मेरा नहीं है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत अच्छा है। बिग बॉस मराठी तो कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस का? से किसी को गुस्सा आ गया तो माइक फेंक दिया। किसको गुस्सा आया? किसने माइक तोड़ा? क्योंकि आपकी एक डुबकी के अंदर मेरा 2.5 लाख रुपए चला गया। शाम हो गई, ग्लास फोड़ दिए और बैठ गए, और ये एंजॉयमेंट नहीं है। वो जब याद भी करते हैं ना हम लोग, भाई 2 पेग एक्स्ट्रा जाते हैं। गब्बर सिंह जब आता था तो क्या म्यूजिक कैसा म्यूजिक था वो? तो तोई करके वो आपकी बेटी दिया, जी जी जी, उसने भी एक गाना गाया है। माझा बाप्पा किती गोड दिसतो। आप गायत्री मंत्र पढ़कर सोएंगे ना तो आपको बुरे सपने आएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज लोगों को म्यूजिक सूझ नहीं रहा है। तो म्यूजिक का महत्व तो बहुत ही है भाई, उसके बगैर तो मतलब दुनिया चल नहीं सकती है। पैक मंगा दे अभी आप। नहीं भाई, वो अगर आप चाहे तो क्यों नहीं। 2 पैक बनाओ यार पीछे से फिर। म्यूजिक हो या साउंड, वो हमारी जिंदगी में वो रोल प्ले करता है जो कोई नहीं कर सकता। चाहे आप सैड हो, चाहे आप हैप्पी हो, या चाहे आप एंग्री हो, म्यूजिक आपकी जिंदगी के हर रंग को भर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के साउंड इंजीनियर्स की। ये साउंड इंजीनियर्स अगर ना हो तो चाहे सिनेमा हॉल का बड़ा पर्दा हो या आपके घर का टेलीविजन, एंटरटेनमेंट की ये दुनिया आपको बहुत ही फीकी सी नजर आएगी। तो हम अपने यहां पर स्वागत करने जा रहे हैं हमारे साउंड इंजीनियर मंदार वाडकर का। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you very much. पॉडकास्ट विद अश्विन वर्मा में। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच अश्विन। गर्मी बहुत हो गई है। बहुत ज्यादा भाई है क्या? मुंबई में तो बारिश का सीजन जून में शुरू हो ही जाएगा। मतलब हमारे गांव में भी तो आ ही रही, तो हम लोग कोल्हापुर से हैं वैसे। तो आपको तो तकलीफ हो जाएगी, मतलब कैसे आप? अरे भाई बारिश में तो मजे। में तो दिक्कत हो जाएगी, हमें अपने गेस्ट को बुलाना है इतनी बारिश में। अच्छा मंदार जी, आप म्यूजिकल फैमिली से आते हैं। जी। आपके चाचा जी सुरेश वाडकर जी पद्मश्री विजेता, माइंड ब्लोइंग। मतलब इतना अच्छा गाते हैं वो। यूट्यूब पे हमने उनके भजन सुने हैं, स्पिरिचुअल भजन। हमारी ऑडियंस को भी पता होगा, इतना अच्छा गाते हैं। तो उस म्यूजिकल फैमिली में एज ए साउंड इंजीनियर कैसे, मतलब आपने एज ए ये वाली फील्ड आपने कैसे चुन ली? एक्चुअली हुआ ऐसा है कि एक तो मैं मुंबई आया था पायलट बनने। सीरियसली? हाँ जी, हाँ जी। आप एरोप्लेन उड़ाने आए थे? हाँ जी, ज्वाइन करना था मुझे, बट समहाउ कुछ मेरे एजुकेशनल इसमें थोड़ा सा वो रह गया। फिर घर में म्यूज़िक तो था ही, तो मेरे अंकल को लगा कि स्टूडियो एक ऑलरेडी हमारा चल रहा था बैंड्रा में, V2 करके स्टूडियो, जहाँ पे मेरा बड़ा भाई रहता है, अवधूत वाडकर। और यहाँ पे भी, जहाँ पे अभी हम लोग आजीवासन में रह रहे हैं, तो उसी के बेसमेंट में एक जगह थी। तो सुरेश ने बोला कि इसमें भी एक बड़ा स्टूडियो करते हैं। तो तभी का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियो जो बॉम्बे का स्टूडियो, बड़े बड़े सिंगर वहां पर गाते हैं। लता मंगेशकर जी गा चुकी हैं, और जितने इंडस्ट्री के बड़े सिंगर हैं, हर कोई, मतलब इवन मन्ना दा आके गए सिर्फ। हाँ, सिर्फ अगर रह गए होंगे तो मेरे ख्याल में किशोर दा रह गए, क्योंकि तब तक रफ़ी साहब ये सब तो काफ़ी जल्दी वो हो गए। बट अदरवाइज आजीवासन में तो सारे सिंगर्स, मतलब आप शब्बीर कुमार ले लो या कोई भी ले लो, यशुदास जी भी आके गए, साउथ के टॉप मोस्ट सिंगर्स। मतलब 96 में हमने स्टूडियो चालू किया। 96 से अक्टूबर 1996 बाला साहब ठाकरे साहब आए थे। अच्छा, बाला साहब ठाकरे इनॉग्रेशन में? हाँ हाँ, आपने बताया था। उनके हाथ से ही इनॉग्रेशन हुआ था स्टूडियो का।
क्या शख्सियत बाला साहेब ठाकरे की है ना, मतलब जब भी उनका नाम आता है ना ऐसा मतलब करता है कि उनको सैल्यूट करने का मन करता है, मतलब वो इंसान भी बहुत म्यूजिकल आदमी, अच्छा हाँ वो म्यूजिक आर्टिस्टिक आदमी, बहुत कमाल का स्पीच तो देते हैं। मिले थे बाला साहेब? जी उनके साथ मैं कैसी कन्वर्सेशन रही उनके, क्योंकि अभी बाला साहेब का जिक्र आया तो मतलब मन करता है कि पूछे जाने उनके बारे में। नहीं मतलब मैं तो बहुत ही छोटा, मतलब मैं तभी कितना 21 साल का रहा होगा मेरे ख्याल में, तो हम तो ऐसे खड़े पीछे रह के मेरे मतलब मेरे अंकल के साथ तो बहुत क्लोज रिलेशंस थे, क्योंकि राज साहब को अगर गाना वाना सिखाने और सब जाते थे सुरेश जी, और काफ़ी फैमिली क्या बोलते हैं बॉन्डिंग था उनका, बहुत अच्छा था सुरेश जी के साथ। और वो उनके कहने पे आए तो उन्होंने एक वर्ड पे बोल दिया कि हाँ मैं आ जाऊँगा, तो ऐसे ही आ गए। उनकी वजह से हमको मिलने मिल रहे लोग, नहीं तो हम कहाँ मिलते उनको। तो मंदार भाई, हाँ जी, एक म्यूजिकल फैमिली में आप हो, सुरेश वाडकर जी इतना बड़ा नाम जी पद्मश्री अवार्डेड, तो उनका तो सपोर्ट पूरा रहा होगा आपको, जी। तो उनके सपोर्ट के बाद भी एज ए साउंड इंजीनियर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो थे, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं थे, बट प्लस पॉइंट्स भी थे। प्लस पॉइंट ऐसा था कि एक तो म्यूजिकल फैमिली, तो वैसे कोई म्यूजिक अलग से सीखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि घर में चलता था तो उसी में चल जाता था, अपना सुन लेते थे। सुनने वाले अच्छे थे हम, सॉरी सुनने वाले अच्छे थे, पर गा नहीं सकते हैं, बजा नहीं सकते, बट समझ में सब कुछ आता है, तो वो एक बेनिफिट रहा। नहीं, टेक्निकल नॉलेज तो होना चाहिए, बिकॉज उसी की वजह से आपको पता चलता है कि भाई जैसे अगर म्यूज़िक फैमिली होने की वजह से क्या होता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स की पहचान हो जाती है। जैसे तबला किसको बोलते हैं, पखावज किसको बोलते हैं, ढोलक किसको बोलते हैं, ढोलकी किसको बोलते हैं, ढोल किसको बोलते हैं, मृदंगम किसको बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन सबको लगता है कि भाई ये एक रिदम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये वैसे नहीं है। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एक अलग जात है, उसकी अपनी अपनी एक खुद का एक साउंड है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझने की मतलब आसानी इसकी वजह से हो कि घर में म्यूज़िक चलता था, उसकी वजह से काफ़ी हेल्प हो गया। तो अगर सिंथेसाइज़र बोलेंगे तो सिंथेसाइज़र में अलग, मतलब सिंथेसाइज़र का मतलब क्या है कि सिंथेटिक साउंड्स। और जैसे आपको अगर पियानो को आप सिंथेसाइज़र बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। पियानो अलग इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत अलग उसका साउंड है, उसका अलग ये चीज़ है। वैसे ये सारी जो नॉलेज है ये म्यूज़िक। अच्छा, पियानो में मंदार जी अपन सारेगामा जो बजाते हैं और जो वीणा में बजाते हैं, तो क्या डिफरेंस है उसमें? देखो, नोट्स तो सेम है, लेकिन उनकी आवाज़ अलग हो जाती है। तो मैंने सुना है कि वीणा में प्रॉपर सारेगामा का एक लेवल आता है और हारमोनियम में उतना प्रॉपर नहीं आ पाता। अगर आप नहीं, ये जो भी है वो गलत है, ऐसा हाँ, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एक वो है। जैसे आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ नहीं हो सकती, लेकिन मैं जो सा बोलूँगा, जो एक फ्रीक्वेंसी है, वही सा आप बोलोगे तो वो करेक्ट है, लेकिन वो आपका तरीका हो गया सा बोलने का, या आपकी आवाज़ हो गई, और मेरा जो सा बोलने का जो तरीका है या मेरा स्टाइल है वो, लेकिन फ्रीक्वेंसी मेरी सेम है। अच्छा, हमने सुना है सा बोलने में भी साल लग जाता है रियाज सीखने में। तो आप देखना जरा, मेरा सा परफेक्ट निकल रहा है क्या, देखना। तो सा परफेक्ट, बहुत अच्छा है सा, मतलब आप मतलब ये वो है, वो वाला सा है आपका, तुम सा नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है, मतलब तुम सा नहीं देखा। बहुत बढ़िया। आप कुछ सारेगामा में कोई गाना, एक सारेगामा से कुछ आप ऐसा कुछ? नहीं भाई, मेरा गाने का काम मेरा नहीं है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत अच्छा है, मुझे समझ आता है, मैं उतना ही कर पाता हूँ बस। नहीं। अच्छा मंदार भाई, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। साउंड की
एज ए साउंड इंजीनियर साउंड की कौन कौन सी कैटेगरी में आपने काम किया है? मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती होंगी। हाँ, एक्चुअली रिसेंटली मतलब मैं 96 में मैंने स्टार्ट किया। 96 में 96 में एज ए असिस्टेंट काम करता था, तो 2000 तक मैं एज ए असिस्टेंट, फिर थोड़ा धीरे धीरे मैं भी एज अ मेन चेयर पे बैठने की कोशिश में था। तभी काफ़ी सारे एल्बम्स वगैरह सब किए। रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग तो मैंने किया था, उसके बाद थोड़े कुछ गाने मिक्स भी किए, तो वो एक मैंने सफ़र किया है। प्लस मैंने टीवी ब्रॉडकास्टिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट किया 3-4 साल से। आप लाइव साउंड भी देते हैं? हाँ, उसके पहले मैंने लाइव 10 साल मैंने लाइव साउंड भी किया, फिर उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग में आया, टीवी चैनल्स में आ गया। तो इसमें रिसेंटली मैंने 2 साल पहले मैंने बिग बॉस भी किया था मराठी। बिग बॉस मराठी? जी जी जी। तो कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस का? मैंने सुना बिग बॉस तो मतलब फुल चिल्ला चिल्ली हाँ, एकदम वो बहुत ऐसे ही था, होता है, मराठी में भी बहुत ऐसे ही था? बहुत बहुत जैसे अपना मतलब बिग बॉस है सब भाई 24 मतलब घंटा वो स्क्रीन के सामने खड़े रहना पड़ता खड़े है रहना पड़ता है। कि भाई कब वो एक्टर जाग जाएगा और वो अपना चालू हो जाएगा। हाँ, right, तो right. इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि बाप रे। वो बिग मैं बॉस तो हमारी ऑडियंस जितने मजे जी लेते जी हैं जी बिग बॉस जी के, उनको शायद पता नहीं है कि जी बिग बॉस में भाई, अंदर क्या हाल होता है। बहुत 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 मतलब जी, जी। है इंटरेस्टिंग शो, बट Interesting. बहुत हेक्टिक वाला। तो उसमें तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। बहुत सारे, सबसे ज्यादा चैलेंजेस जब आते हैं तब वो उनके एक्टिविटीज होती हैं अच्छा। या उनके बीच बीच की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हाँ, हाँ। अचानक से किसी को गुस्सा आ गया तो माइक फेंक दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो ऐसे बहुत सारी बार हुआ कि स्विमिंग पूल में सीधा माइक के साथ डूब गया। अब ये हमारा एक माइक जो होता है वो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का एक माइक होता है। माय गॉड। तो मतलब फिर हम प्रोडक्शन को जाके फिर चिल्लाते, भाई हाँ, क्या हो रहा है क्या हो ये, रहा है ये सब, है ना? क्योंकि आपकी एक डुबकी के अंदर मेरा 2.5 लाख रुपए चला टूट गया। जाएगा। तो मतलब तो वो ये ऐसा कोई माइक टूटा? बहुत बहुत बार हो, बहुत बहुत सारे बिग बॉस के अंदर बिग कुछ बॉस ऐसा? के अंदर। प्लस वो जो टास्क रहते थे ना, वो जो मिर्ची डालो, फलाना हाँ, डालो, हाँ, लिमका हाँ, डालो, हाँ, एक में वो शैम्पू का कुछ डाल दिया, वो हाँ। कैप्सूल के अंदर चला गया, अच्छा। कैप्सूल डैमेज हो गया। अरे फिर बाप बहुत रे। बहुत मतलब वो पूरे इस सीजन में हमारे 3-4 माइक तो ऐसे, मतलब आप सोचो अरे बाप रे। अच्छा। 2 लाख 1.25 लाख रुपए का एक माइक, ऐसे 3-4 माइक। क्या? बिग बॉस किसने किसने किया नुकसान? किसने किया बिग बॉस का नुकसान? मंदार जी का बताओ मुझे आप। किसको गुस्सा आया? किसने माइक तोड़ा? भाई ये भी अब क्या करें, टास्क है, कुछ कर भी नहीं सकते, एक्टर्स हैं बेचारे। मुझे लग रहा है अगले बिग बॉस में कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, भाई माफ करना है, मेरा कोई इरादा नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग, ओके? ठीक है। तो मंदार जी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है यार आपकी, मतलब बहुत कमाल जर्नी रही है। और एज ए साउंड इंजीनियर आपने जो इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आपको बाइक चलाने का बड़ा शौक है। हाँ भाई, मैं तो ट्रैवल का बहुत शौक है, आप निकल जाते हो बाइक में लंबा ट्रैवल। जिस दिन काम नहीं रहता वो निकल जाते हैं हम। तो कोई उसका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से हर कोई बंदा जो है ना, सच्ची में आपको अगर टाइम मिल जाए तो आप राइड पे निकल जाओ। अच्छा। राइड जैसा सुकून आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। क्या बात मतलब उसमें आपको हर चीज़ अगर आप देखें, मतलब आंख अगर आप खुली रखेंगे तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको कि उसका वो नहीं है, हिसाब नहीं रख पाओगे आप। मतलब एक तो क्या होता है कि आपके हाथ में कंट्रोल है, आप चला रहे हो, सीधा रास्ता है, बीच में कुछ छोटे छोटे चीज़ें आती हैं, आपको उसको संभाल के, और आपका लक्ष्य हमेशा वो स्ट्रेट। थोड़ा सा भी बिगड़ा तो अलग ही साउंड आएगा। जैसे आप बोलते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, हम ऐसे बोलेंगे, मतलब थोड़ी सी नजर हटी, बाइक से कॉन्सेंट्रेट हटा और बस डिफरेंट साउंड आया। साउंड आया। तो साउंड ऐसा आएगा कि मतलब या तो वो साउंड के साथ जय हो जाएगा, या तो या पुर्जे लेके चलो भाई। नहीं, लेकिन है ऐसा मजेदार ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आपका? कुछ मेरे दोस्त और हम लोग, मेरा फर्स्ट राइड था वो, मुरुडेश्वर जा रहे थे हम लोग। अच्छा। तो वो राइड बहुत अमेजिंग था। मतलब एक तो सबसे लंबा, मतलब हम लोगों ने कुछ 3,500 किलोमीटर का राइड कंप्लीट, 3,000 किलोमीटर जी, उस टाइम में वो पूरा सर्किट जो, क्योंकि यहाँ से हम लोग पहला कोल्हापुर रुकने वाले थे क्योंकि मेरा गांव है, तो ऐसा था कि वहाँ पे रुक के फिर आगे चले जाएंगे। बट तो कोल्हापुर जल्दी पहुँच गए थे, तो फिर मैं बोला कि काम करते कि अपन बेलगाम तक निकल जाएंगे।
तो प्लान ऐसा था कि 12 घंटा ही राइड करेंगे और दिन दिन में ही करेंगे। तो हम लोग ने 6:30 बजे स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल में 6:45 बजे तक हम लोग बेलगाम पहुंच गए थे। उसके बीच में खाना पीना, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ही करके नेक्स्ट डे जब हम स्टार्ट किया राइड, तो नज़ारा बहुत अलग था भाई। अच्छा जी। कमाल का नज़ारा, मतलब जो जंगल से हम लोग जा रहे थे, ऐसा सुकून ना, मतलब हाँ। वो राइड इतनी मेमोरेबल थी क्योंकि तब हमको फील हुआ कि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है? ओके ओके ओके। कि आप संत गति से आपके एक स्पीड पकड़ के चल रहे हो, 80 70 80 85 के आस रेंज में आप चला रहे हो, सीधा सीधा रास्ता, साइड से जंगल, हरियाली मस्त चल रही है और एक सीधा सा रास्ता। क्या बात है। मतलब ऐसे लगता है कि आपका कोई डाइवर्ट कर ही नहीं सकते मन कर को, ही नहीं सकता है। ओके। आप एकदम हुक में चले जाते हो कि ऐसे हुक लग जाती है कि यार कमाल। और अचानक से सीन बदलता है, अच्छा। सीन ऐसा बदलता है कि अचानक से ऐसे लगे कि हमारे सामने एक बड़ा पहाड़ आ गया अच्छा। और पहाड़ को चीर के जा रहे हैं। मतलब तब आंख में आंसू आए थे भाई। अच्छा। हम लोग रोने वाला नहीं, बट एक यहाँ से ऐसे कि यार ये साला नेचर इमोशनल है, नजारा। ये नेचर है साला, नेचर मतलब ये मिस करते हैं अपन बहुत यहाँ बिल्कुल के, सही बात है। मतलब यहाँ की जिंदगी से। और ये फिर ऐसे लगता है कि यार क्या रख, मतलब ये अगर अपन एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो फिर लाइफ में कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। बस शाम हो गई, ग्लास फोड़ दिए और बैठ गए, और ये एंजॉयमेंट नहीं है। एंजॉयमेंट साला ये है 4-5 दिन तक थक, मतलब मरने जैसा काम करो और 5 दिन के लिए आप राइड पे निकल जाओ, सारी थकान गायब, सारी थकान गायब। मतलब फ्रेश होके आता है आदमी। फ्रेश होके। मतलब वो एक सीन हो गया, फिर अचानक से आप और एक 50 किलोमीटर जाते पूरा सीन बदलता है। सामने समुंदर है साला, ये रास्ता जा रहे क्या बात। भाई। वो जो है ना, वो नजर में देख पाओगे आप, क्योंकि ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो फीलिंग्स क्या होती है। सोलो ट्रैवल करते हैं या ग्रुप में? मोस्टली मुझे पसंद जो आता है वो सोलो ट्रैवलिंग आता है, बट दोस्त रहते हैं तो क्या थोड़ी हेल्प हो जाती है। लंबा राइड है, लंबे राइड के लिए मैं थोड़ा टाल देता हूँ, बट लाइव साउंड भी देते हैं। हाँ तो लाइव साउंड में आप ऐसे ही ट्रैवल करते हैं लाइव साउंड में भी? हाँ, मतलब क्या है कि 500 किलोमीटर का रेंज अगर होगा तो मैं यूजुअली बाइक ही प्रेफर करता हूँ, बट लाइव साउंड की वजह से भी बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस। किन किन आर्टिस्टों के साथ आपने लाइव साउंड दिए? मैं मोस्टली अवधूत गुप्ते करके मराठी में बहुत बड़ा नाम है, और आदर्श शिंदे, अच्छा। और एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं महेश काळे करके, उनके साथ नेशनल इंटरनेशनल हर जगह पे शोज़ किए। महालक्ष्मी अय्यर के साथ किया है मैंने, श्रीराम अय्यर के साथ, सुदेश भोसले जी के साथ, अंकल तो है ही, उनके साथ भी बहुत लाइव शोज़ किए हैं। तो उनकी वजह से फर्स्ट ट्रैवल जो मेरा ओवरसीज़ जो हुआ है वो अवधूत गुप्ते की वजह से हुआ। उनका शो मैंने दुबई में, पहला शो दुबई में किया था उनकी वजह से। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है भाई, वो एक अलग चैप्टर है। लाइव साउंड मतलब आप, वो बोलते हैं ना कि आप वॉर फ्रंट पे होते हो, इसलिए क्योंकि वो एक बार आपने जो साउंड दे दिया वो दे दिया, मतलब जो एक कमान से तीर छूटा वो रिटर्न नहीं है। मतलब स्टूडियो में कैसे होता है कि आपने अगर कोई गलती कर भी दी, चलो रिकॉर्डिंग, वो आप रेक्टिफाई कर सकते हो। बिल्कुल। लाइव साउंड में रेक्टिफिकेशन के लिए आपको माइनस में चलना, क्योंकि एक बार वो जैसे लाइव साउंड में बहुत बार आपने देखा होगा कि भाई फीडबैक नॉइज बहुत आ रहा है, या फलाना इंस्ट्रूमेंट का कुछ टाइमिंग ही गलत हो गया और म्यूजिक ऊपर आया ही नहीं, फेडर नीचे रह गया, ये सब लाइव का है। लाइव साउंड का जो मतलब एक बार वो तीर छूट गया तो छूट गया, मतलब वो फेडर अगर ऊपर नहीं, उस टाइम पे नहीं ऊपर चला गया, आपका म्यूजिक पीस चला गया। तो वो अब अलर्टनेस बहुत चाहिए लाइव साउंड में। उसका पूरा एक तो सिनारियो एकदम, मतलब आप बोल सकते हो कि स्टूडियो ऐसा है, अगर ऊपर वाली पाम है तो लाइव ऐसा है, मतलब पूरा 360 डिग्री आपका पूरा चेंज होता है। क्योंकि जहाँ पे हम लोग यूजुअली फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करते हैं, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को डीप डाउन करते हैं।
टेक्निकल अगर एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये बहुत फर्क है इसमें। तो आपकी जर्नी तो बहुत लंबी रही है एज ए साउंड इंजीनियर। आपने शुरू किया बहुत पहले जी। तो तब के साउंड में टेक्निकली अगर मैं आपसे सवाल करूं तो तब के साउंड में आप जो साउंड देते थे, तब जो काम करते थे आप, और आज जो आप साउंड दे रहे हो जी, या जो आज हमारे स्टूडियो में जो तब्दीली आई है वो क्या है? मतलब वो कितना फर्क आया है उसमें? भाई मैं बोलूं कि हम बहुत लकी मानते हैं अपने आप को, बिकॉज हम एनालॉग वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में आ गए और वो ट्रांजिशन हमने देखा है। जहाँ पे अब हमने जब स्टार्ट किया था, या ब्रदर मैं जब स्टार्ट किया था, तो तभी स्पूल पे भी रिकॉर्डिंग होता था। अच्छा। तो वो स्पूल का रिकॉर्डिंग से लेके आज पेन ड्राइव वाला रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं। पेन ड्राइव वाला भी सही है। मतलब ये पूरा ट्रांजिशन हमने देखा है। अच्छा, पहले हम देखते थे कि वो इतने सारे स्पूल्स आ रहे हैं। अच्छा, वो वही होता है, अलग अलग म्यूजिक लेके बैठे हुए हैं और वो ऐसे 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 करते नहीं, वो तो ऑर्केस्ट्रा हो गया। अच्छा, वो तो लाइव ऑर्केस्ट्रा तो हमने किया ही है रिकॉर्डिंग। ओके। हम आजीवासन में सबसे बड़ा जो ऑर्केस्ट्रा अगर रिकॉर्डिंग किया तो 40 म्यूजिशियंस का हमने वन स्ट्रेच में रिकॉर्डिंग किया। आज भी होता है? अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब लेकिन वो स्ट्रिंग सेक्शंस को लेके आ रहा है। अच्छा। मतलब अभी जो हो रहा है वो सिर्फ एक सेक्शंस हो रहा है। हमने जो किया था रिकॉर्डिंग वो फुल सेक्शन। फुल सेक्शन में क्या होता है कि वायलिन्स भी बैठे हुए हैं, वियोलास भी बैठे हैं, चेलो भी बैठा है, डबल बेस भी बैठा है, और इस तरफ रिदमिस्ट भी है जिसमें 4 तबले हैं, 4 ढोलक हैं, 5-6 परकशनिस्ट हैं, डफ कोंगो है। फिर उसके साथ साथ मेलोडी इंस्ट्रूमेंट में आपके शहनाई, टूटी सेक्शन, स्ट्रोक सेक्शन, ये सब साथ में रिकॉर्ड किया। क्या बात। तो ये एक्सपीरियंस किया है भाई। ये आज के बच्चे लोग को नहीं समझ में आएगा बिल्कुल कि जिस चीज की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि वो तो आपने म्यूजिक का दौर बदलते हुए देखा है ना बहुत भाई। एक वो दौर था जब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे, टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं था। Correct. और आज वो दौर आ गया है जब आप एक पेन ड्राइव में भी म्यूजिक डाउनलोड कर लेते हो यार। मतलब इतना इजी हो गया है। वो सब आपने देखा है। एकदम। क्या और वो जब याद भी करते हैं ना हम लोग, कभी नॉस्टैल्जिया में दोस्त लोग, यार लोग, जब इंजीनियर्स लोग बैठते हैं ना, भाई 2 पेग एक्स्ट्रा जाते हैं। सीरियसली? पैक मंगा दे अभी आप? नहीं भाई, वो अगर आप चाहे तो क्यों नहीं। 2 पैक बनाओ यार, पीछे से फिर हम ले यार मंगा भाई, साउंड दो, पैसा हो जाएगा। नहीं, लेकिन सच बोलता हूँ कि उसको जो नॉस्टैल्जिया बोलते हैं ना भाई, कि वही है। आज भी अगर वो म्यूजिक लोग अगर सुनते हैं तो ऐसे इसीलिए लगता है कि यार वो जिंदा म्यूजिक है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट के पीछे एक ह्यूमन। हाँ, मतलब अगर आप देखें टेक्निकली थोड़ा वीक था पीछे का टाइम, लेकिन एक सोल जुड़ जाती थी उससे। वही बोलने की कोशिश कर रहा था कि हर इंस्ट्रूमेंट के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, एक मतलब हर एक सोल बैठा हुआ है। तो आप सोचो 40 म्यूजिशियंस बैठे हैं, तो हर किसी का एक सोल वो एक गाने के पीछे पड़ा हुआ है। एक बंदा एक ही इसके पीछे पड़ा है, एक मेलोडी के पीछे पड़ा है। तो क्या पावर, क्या एनर्जी मिलती है, तभी तो जाके इतने बड़े बड़े गाने फिर बन जाते हैं। अभी ये बिट्स एंड पीसेस हो गया ना, तो बिट्स एंड पीसेस की वजह से वो उतना लिमिट तक रह जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। जैसे एक पानी की बूंद गिरती है तभी लहर बनती है, बस सपाट, फिर पानी समतल। तो कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं आप म्यूजिक का, जो पहले का कोई म्यूजिक का एग्जांपल और जो आज का आप अगर कुछ बताना चाहें? क्या टेक्निकली क्या मतलब ऐसे? देखो अभी फनी पार्ट होगा, आज लोगों को म्यूजिक सूझ नहीं रहा है। अच्छा। आज जो भी है पुराना मेलोडी लेते हैं, उसको थोड़ा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के जोड़ के अपने नाम पे बेच देते हैं। ऐसे कितने सारे गाने हैं। हाँ, जैसे आपने अभी बोला मैंने सा किया, आपने बोला तुम सा नहीं देखा। मिक्स हो गया सब। जी 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 जी। मतलब वही बोलते हैं ना कि वो एक गाने की एनर्जी ऐसी है। तो ये अभी तो नया सूझ नहीं रहा है किसी को, तो पुराने गाने ले लो, उसको अलग तरीके से भाई हमने किया। भाई तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ उसके कपड़े बदले और कुछ नहीं चेंज। इंसान तो वही है, गाने का सोल वही है, बस तुमने उसके कपड़े बदल दिए, तो इसका मतलब तेरा नहीं हुआ वो इंसान, सोल वहीं पे अभी अटका हुआ है।
तो वो एक अपना अपना म्यूजिक का, हाँ टेक्निकली बहुत अलग चीज़ें होंगी साउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो, लेकिन मैं हैट्स ऑफ बोलता हूँ कि हमारे भी जो पहले थे कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेस में इतना अच्छा, आप चलो सुनो शोले के साउंड वगैरह सुनो यार, अरे। यार लगते हैं यार, शोले, गब्बर सिंह की याद आ गई। मतलब तो गब्बर सिंह जब आता था तो क्या म्यूजिक म्यूजिक बजता था? बस कौन सा कैसा म्यूजिक था वो? वो कुछ आप वो एक उन्होंने एक वायलिन इंस्ट्रूमेंट, का था, क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं वो एक उन्होंने कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था तभी, ओके। एक बहुत पुरानी म्यूजिशियन है, तो वो मेटल का कुछ एक चीज था और उसके ऊपर वायलिन का बो हाँ हाँ घुमाते हाँ, थे, कुछ ऐसा तो कितने तब आज टॉई करके वो हाँ, बजता हाँ, कुछ ऐसा था। म्यूजिक आता था। हाँ, उस तो जमाने उस में जमाने सोचो में आप, सोचो कितना लाइव लगता था ना वो। पूरा पूरा लाइफ। दादा ये म्यूजिक चला देना इसमें, हाँ। जब इनका ये है ना तो शोले वाला ऐसा वाला। ये सही है ना? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने मंदार भाई, जो पहले का म्यूजिक होता था तो अब तो एक नया जमाना है, सब चीज बदल चुकी है, टेक्निकली साउंड बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो आज के टाइम पे अगर जो लोग साउंड इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपनी जर्नी को इजी कर सकते हैं? अभी तो इतना अच्छा वो है, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस है। अभी तो इंस्टीट्यूट्स भी बहुत खुल गई हैं, तभी तो जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत 2-3 ही इंस्टीट्यूट्स थी, एक तो FTI था, उसमें मतलब कोई चांस ही नहीं था कि भाई हमारे को मतलब कुछ ये मिले। अभी तो काफ़ी सारे हैं इंस्टीट्यूट्स, तो मेरे हिसाब से अगर एक तो जो जिसको भी करना है ऑडियो इंजीनियरिंग में करियर, उनको एक तो पहला ना फिक्स होना पड़ेगा कि भाई उनको करना क्या है, मतलब म्यूज़िक में करना है, लाइव इंडस्ट्री में करना है, ब्रॉडकास्ट में करना है या कोई और, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत है। ऑप्शंस होते हैं, ओके। अगर आप थोड़ा थियरी सीख लें, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा वो अगर कर लें, और एक बोलते हैं ना कि एक डिप्लोमा भी कर लिया ना ऑडियो इंजीनियरिंग का, आप ये उसके पीछे मत पड़ो कि भाई मुझे लाइव रिकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि या स्टूडियो रिकॉर्डिंग ही करना है या मिक्सिंग ही करना है या मास्टरिंग ही करना है। अगर आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं, लेकिन एक और भी उसके पीछे मतलब और भी कनेक्टिविटी है उसके साथ, जो लोग बहुत नेग्लेक्ट मतलब नहीं करते हैं, जैसे फॉली रिकॉर्डिंग। फॉली रिकॉर्डिंग में अगर आप करोगे तो बहुत, एक तो बहुत कम इंजीनियर्स हैं फॉली रिकॉर्डिंग में। अब फॉली रिकॉर्डिंग मतलब क्या, वो किसी को नहीं समझ में नहीं आएगा। अब जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अगर या कोई भी एक फिल्म पकड़ लीजिए, कोई भी फिल्म जिसमें कार का चेसिंग हो रहा है, फिर वो डायलॉग्स के बीच में फाइट्स हो रहा है। अब ये फाइट्स तो वहाँ पे हो नहीं सकता, रिकॉर्ड कर नहीं सकते, उसको स्टूडियो में ही करना पड़ता है। तो ये इसको बोलते हैं कि ऑफलाइन रिकॉर्डिंग। जैसे स्क्रीन पे आपका शॉट आ गया, आप चलने की एक आपका एक एक्शन है, तो चलने के एक्शन में आपने कौन से टाइप का शूज डाला है, कौन से टाइप का फ्लोर है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद फिर वो रिकॉर्डिंग होती है थिएटर में। तो उसी टाइप के जूते, उसी टाइप का सिनारियो, ये सब पकड़ के वो, और उसका माइकिंग का पोजीशंस कि कितने स्टेप्स के बाद मुड़ा है या कितने स्टेप के बाद खड़ा स्टैंड स्टिल हो गया है, ये सब रिकॉर्डिंग, ये फॉली रिकॉर्डिंग में आता है। उस ये ऑनलाइन हो गया। ये टफ होता है थोड़ा, बहुत टफ होता है सर, ये मतलब ये भी एक आर्ट है, क्योंकि ये आर्ट को अगर आप नहीं उसको ये करोगे ना, आपको मज़ा नहीं है, मतलब वो नहीं समझ, आप फीका फीका लगेगा आपका स्क्रीन, खाली खाली लगेगा। अब जैसे मैंने ये कर दिया, आपके कैमरे में तो आ गया लेकिन इसका साउंड ही नहीं आया, तो उसका कोई फील ही नहीं रहा। मैं ऐसे बजा रहा हूँ तालियां, ये ताली का मेरे को अगर आवाज ही नहीं आया और सिर्फ दिखता रहेगा, अरे एक्शन तो हो रही है लेकिन रिएक्शन किधर है उसका। सही कह रहे हो। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, ये इसको फॉली रिकॉर्डिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए लोग थोड़ा कम जाते, सब पीछे पड़े अपना म्यूजिक के इसमें, लेकिन ये भी सीखना चाहिए। बहुत कमाल का क्या बोलते हैं, ये भी कमाल का एक करियर है। प्लस गेमिंग में ऑडियो इंजीनियर्स है ही नहीं। अच्छा, गेमिंग में है ही नहीं, लोग कम ही है उसमें।
उनको समझ ही नहीं आ रहा है भाई, सब ऑडियो इंजीनियर बनते हैं तो हम स्टूडियो में ही जाना है, इसमें ही जाना है। बहुत सारी करियर ऑप्शंस है आपके पास। क्रूज में है, क्रूज में इतने सारे एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे साउंड इंजीनियर्स की कमी है। मतलब वहाँ पे एक ही आदमी आपका माइक भी लगा रहा है, स्पीकर भी लगा रहा है, बैलेंसिंग भी कर रहा है, क्योंकि शॉर्टेज, मतलब उनको मिल ही नहीं रहे, बिल्कुल सही कह रहे हो। इनको ऑप्शंस ही पता नहीं चल रहे हैं। और भी ऑप्शन जैसे क्रूज लाइन, जैसे मैंने बताया, फिर आप जैसे गेमिंग जोन में है, गेम्स में भी साउंड इंजीनियर्स, मतलब वो सारा गेम के साउंड्स रिकॉर्ड करना, फलाना ही करना, ये भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत हाँ ऑप्शंस है करने के लिए। तो नए लोग जो साउंड इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी इंस्टीट्यूट हैं, आपने जैसा बोला। बहुत सारी, तो हमारा कुछ खुद का है वैसे। हाँ जी, आपका आजीवासन का भी है, आजीवासन स्टूडियो में भी भी हाँ सिखाते हैं हम लोग। प्लस हमारे जो गुरु हैं प्रमोद सांदोरकर, उनके भी इंस्टीट्यूट्स है, साउंड आइडियाज़ करके हैं। अपना एक दोस्त है जय किशन, उनका भी ऑडियो गराज, ऑडियो बॉयज या ऑडियो गाइज करके एक, अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे वो कोर्सेज कर सकते हैं। तो हमारी ऑडियंस में भी अगर कोई साउंड इंजीनियर बनना चाहता है तो हाँ, और मैं उनको ये सजेशन ये भी दूंगा कि आप सिर्फ म्यूज़िक मत करो, उसमें भी आप ऑप्शंस ढूंढो। ब्रॉडकास्ट है, लाइव इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, तो एक चीज़ पे आप हाँ कैटेगरीज है, आप उसमें, अगर आपका म्यूजिक में नहीं हुआ तो हो सकता है लोकेशन साउंड, एक वो एक बहुत बड़ा करियर है। जैसे आपने फोली बोला, हाँ, लोकेशन साउंड भी बहुत बड़ा करियर है, उसमें भी आपको इंजीनियर्स की जरूरत है, और अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। मतलब सीरियल्स के जो डायलॉग आजकल होते ही नहीं ना, आप देखो सीधा लाइव होता है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स वो लोग हैं कि बाहर का वो पकड़ के एम्बियंस कट करना और वो डायलॉग क्लियर टू क्लियर आना, मतलब वो बहुत बड़े इंजीनियर्स हैं वो लोग। मतलब अगर नए किसी को सीखना है और उनको करियर करना है इंडस्ट्री में, तो ये चीज़ें भी मायने में रखनी चाहिए। क्या मतलब आप म्यूजिक को कितना महत्व देना चाहेंगे जिंदगी में? भाई म्यूजिक के बगैर दुनिया नहीं है। जब ओम बोलते हैं ना, उसी में म्यूजिक आ गया और उसी में ये आ गया। हर चीज़ में म्यूजिक है सर। मतलब म्यूजिक नहीं होगा तो दुनिया कैसे चलेगी, वही तो म्यूजिक का महत्व तो बहुत ही है भाई, उसके बगैर तो मतलब दुनिया चल नहीं सकती है। आपकी बेटी दिया जी, उसने भी एक गाना गाया है माजा बप्पा, और इतना बड़ा हिट हुआ वो गाना। वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? इनफैक्ट वो फीलिंग क्या थी एज ए फादर, आपने जब अपनी बेटी के साथ काम किया, तो वो फीलिंग हम जानना चाहते हैं आपकी क्या थी? वो मेरा लक नहीं था कि मैं उसको रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट मेरा बड़े भाई ने उसको रिकॉर्ड किया। तभी मैं शोज़ के लिए बाहर गया था और सडनली मैं जब वापस आया शोज़ ख़त्म होने के बाद, तो अमृता ने, मतलब मेरी वाइफ ने, सिर्फ मुझे सरप्राइज़ देते हुए, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो बोली कि आज दिया का एक गाना रिकॉर्ड किया है। बोला अच्छा, बोला कौन सा है? बोला गणपति का है। तो उसने मुझे सुनाया तभी। आप कुछ दो लाइन उसकी सुनाना चाहेंगे? कुछ हमारी ऑडियंस को भी पता लगे, वैसे ही कुछ बता दीजिए क्या था वो, ताकि ऑडियंस जान पाए कि वो गाना क्या था। गाना ऐसा था कि माझा बाप्पा किती गोड दिसतो, माझा मोरया किती गोड दिसतो, मेरा ये गाना था। ये बड़ा हिट हुआ था। जी उस टाइम बहुत ही। और ये जब सुनाया गाना, तो क्या अल्टीमेटली अपना बच्चा होता है। तो लेकिन म्यूजिक क्या है ना, म्यूजिक अपना पराया कुछ नहीं होता, म्यूजिक होता है। वो जब सुना था, अब मेरी बेटी है इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, बट जो सोल था ना गाने का, वो उसकी आवाज ने पकड़ लिया। वही तो पकड़ा ऑडियंस ने, वो जो हाँ, वो अल्टीमेट था। तो वो सोल सुन के ना, मतलब वो इनोसेंस सुन के ऐसा लगा कि यार कुछ ये अजीब होने वाला है गाना। और उसी दौरान बहुत सारे और भी
गणपति के गाने हैं, बट लोगों ने ज़्यादा इसको पसंद किया क्योंकि वो आत्मा उसके साथ थी और एक इनोसेंस उसके साथ था। वैसे ही बच्चों में भगवान बसते बस और भगवान की एक्चुअली भगवान की दया की वजह से भाई ये गाना भी उसको मिल गया जी। तब हाँ, और वो हार्डली कितना 6-7 साल की थी तभी वो इतनी छोटी उम्र में और संगीत की इस तरह से नॉलेज, हम बोलना चाहेंगे कि हमारी जनरेशन को, बच्चों को आगे आके म्यूजिक सीखना चाहिए, म्यूजिक की नॉलेज लेनी चाहिए, तो उनकी लाइफ में भी एक बैलेंस आता है। जी जी, क्योंकि म्यूजिक ही आप देखो, अल्टीमेटली म्यूजिक है भाई, म्यूजिक है, सब जगह म्यूजिक। मतलब मैं एक बोलता हूँ कि जिसको म्यूजिक थेरेपी भी बोलते हैं लोग, अभी उसको म्यूजिक थेरेपी बोलो या जो भी बोलो, अगर आप में घर में अशांति अगर हुई ना तो आप सीधा म्यूजिक चला दो अच्छा वाला, पूरा आपका रूम का एम्बियंस चेंज हो जाएगा। एक इनफैक्ट जब आमिर खान साहब ऐसे ही कुछ हमारे हॉल में, बैंक्वेट हॉल में कुछ चीज़ के लिए आए थे, रिहर्सल के लिए, तब सुरेश जी ने, मेरे अंकल ने उनको ऊपर बुलाया था इसी चाय पे, तो उन्होंने बताया कि जब लगान उनकी फिल्म का शूट हो रहा था तो लोकेशन से लेके होटल तक मेरे ख्याल में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो वो बोलते थे, उन्होंने बोला था कि हम लोग ये 20 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ आपके वो गायत्री मंत्र से चलते थे। क्या बात। और आपके भजन लगते थे और उसमें हम लोग सब काम हो जाते थे और काम पे लग जाते। गायत्री मंत्र का तो साइंस ऐसा है सर, मैं क्या बताऊं आपको, हमें बचपन में हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि आप गायत्री मंत्र पढ़कर सोइए, आप गायत्री मंत्र पढ़कर सोएंगे ना तो आपको बुरे सपने आएंगे, ना आपको ऐसा होगा कि नींद नहीं आ रही है अच्छी, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब हमें तो ऐसा रट्टा लगा दिया था हमारे मदर फादर ने कि यार ये पढ़ के ही सोना है, तो ये पढ़कर सो, आप देखो फिर म्यूजिक क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा मंदार भाई, एज ए साउंड इंजीनियर आपने बहुत उपलब्धियां हासिल की है, तो कोई ऐसा, कोई आपकी कोई इच्छा, कोई ऐसा गोल जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? हाँ, मेरा एक मतलब दिल्ली ख्वाहिश है कि एटलीस्ट एक बार तो मैं हॉलीवुड के लिए कुछ साउंड करूं। ओह, हॉलीवुड के लिए। जी, और होपफुली देखेंगे। स्पेशल कोई जिसके साथ आप देना चाहते हैं? नहीं, एक बोलते हैं ना कि हर किसी का एक अपना अपना एक लक्ष्य होता है। मेरा लक्ष्य है कि मेरे को हॉलीवुड में जाके एक बारी तो काम करना है, लाइव साउंड देना है। लाइव साउंड बोलो या फिल्म का साउंड बोलो या जो भी, जो साउंड से रिलेटेड है वो मुझे एक बार तो एटलीस्ट हॉलीवुड में करना है। तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी है हॉलीवुड की जिसके साथ आप करना चाहते हैं, या किसी के साथ भी आप? किसी भी साथ। म्यूजिक देखो, म्यूजिक का कैसा है ना कि उसको कोई लैंग्वेज तो है नहीं, म्यूजिक खुद की एक लैंग्वेज है। किस तरह के प्रोजेक्ट में, मतलब आप, अगर आपसे पूछे हम कि हॉलीवुड में तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, टॉम क्रूज की फिल्में भी देखी होंगी, एंजेलिना जोली की भी देखी होंगी, मतलब व्हाट टाइप ऑफ साउंड यू वांट टू गिव? आई मीन कुछ रोमांटिक फिल्म्स के लिए, एक्शन फिल्म्स के लिए, या साइंस फिक्शन के लिए? साइंस फिक्शन तो इतना मुझे वो पसंद नहीं क्योंकि वो नॉन रियलिस्टिक होता है, बट एक्शन फिल्म या डेफिनेटली, और लव एंगल्स का जो होता है, थोड़ा इमोशनल म्यूजिक ज़्यादा रहता है उसमें, इसके लिए तो साइंस फिक्शन में इतना नहीं, वो सब साइंटिफिक ही साउंड आएंगे, आर्टिफिशियल साउंड आएंगे, तो साइंस फिक्शन तो करना नहीं है वैसे। बट एक्शन फिल्म यस, रोमांटिक फिल्म बस, एक्शन रोमांस, थ्रिलर्स। तो आपकी रोमांस लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा रोमांस ही है। रोमांस एक्शन हर लाइफ में होता है भाई, और वो होना जरूरी भी है। बिल्कुल। तभी पता चलता है कि भाई रोमांस है कि एक्शन है। अच्छा, हमने सुना है, सुना ही है, हाँ। सब लोग कहते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है। हाँ, तो आपके घर में ये बात कहाँ तक लागू होती है? भाई वो तो लागू रहती है, जी। सपोर्ट रहता है, फैमिली का सपोर्ट, वाइफ का सपोर्ट रहता है, तभी तो सब। अमृता आपकी वाइफ, जी, कितना सपोर्ट रहा है उनका? उनका काफी रहा है, मतलब शोज के लिए जब मेरे को जाना पड़ता है तो घर को देखना, संभालना, बच्ची को देखना। बिल्कुल। उनके बिना तो हाँ, आप, क्योंकि वो है इसीलिए मैं कर पाता हूँ, नहीं तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि घर भी देखना है,
बाहर का भी देखना है, कमाना भी है, क्या बात, तो हाँ उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता क्या बात, है। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी वाइफ ने आपको सपोर्ट किया, जी जी तो वाइफ है तो करेंगी ही। करेक्ट तो कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं आपके जो आपके करियर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आए जी। आपके पास, आपके फ्रेंड्स, या हम्म। फिर ऐसे कौन से लोग आपके साथ रहे हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया आपके करियर में, आपकी जर्नी में? एक तो अंकल और प्लस मतलब सुरेश जी हैं, सुरेश जी की वाइफ पद्मा जी हैं, फिर दीदी, बड़ी दीदी जो हमारी अजीवासन की मदर है, प्लस कुछ दो जो दोस्त हैं जिनकी वजह से आज मैं लाइव इंडस्ट्री बोलो या ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री बोलो या स्टूडियो इंडस्ट्री बोलो, इन सब में अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ या सीखा हूँ मैं, तो उनमें मैं अवधूत गुप्ते जो मुझे बहुत सपोर्ट किया लाइव के लिए भी, रिकॉर्डिंग्स के लिए भी। फिर साबी फर्नांडिस करके मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसने मुझे पूरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री कैसे चलता है, इनफैक्ट बिग बॉस का शो ला के देने वाला भी वही बंदा था। उसने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की, अवधूत गुप्ते ने तो की बहुत। फिर आदर्श शिंदे है मेरा दोस्त, उसने बहुत हेल्प की मुझे अपना करियर बिल्डअप करने के लिए। फिर उसी हिसाब से प्रमोद चांदोरकर है, विजय दयाल है जो यशराज में है, चिन्मय है, मेरा बड़ा भाई है अवधूत ने। इन लोग को देख देख के ही मैं बहुत ऐसा थोड़ा उनकी सपोर्ट की वजह से बहुत बाकी कुछ तो लोग रहते ही हैं जी 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 जो जिंदगी भर साथ चलते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। मंदार भाई, आजकल टेक्निकली इतना स्ट्रांग होते जा रहे हैं हम, नए नए सॉफ्टवेयर आते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, वो कई बार हमारे अच्छे के लिए भी होती हैं, कई बार उसका बुरा इम्पैक्ट भी होता है। एआई बहुत चल रहा है आजकल। एआई मतलब आर्टिफिशियल, जी, बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब उसमें चीज़ें चेंज हो रही हैं अपने आप ही। तो एज ए साउंड इंजीनियर आप एआई को कैसे देखते हैं? मतलब क्या ये सही है या ये गलत है? ये चीज़ ऐसी है ना कि कितना लिमिट तक आप उसको लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एआई तो अपने आप से तो आया नहीं है, किसी ने तो पहला क्रिएट ही किया है ना। मतलब वो है कौन भाई क्रिएट करने वाला? एआई क्रिएट करने वाला है कौन? इतना मतलब देखा जाए तो एक तरह से इतनी अच्छी चीज क्रिएट कर रही है, और लेकिन बहुत इनोवेटिव चीज़ है बाय द वे, बहुत इनोवेटिव चीज है अगर इसको सही तरीके से यूज बिल्कुल करें। बिल्कुल। मतलब जो बोलते हैं ना कि दवाइयाँ भी जो होती है ना, कि दवाइयों की तरह है कि आप मेडिसिन को क्योर करने के लिए लो, आदत के लिए मत लो, आदत के लिए नशा मत बनने दो, नशा मत बनने दो। बिल्कुल। वैसे ही एआई का है, एआई बहुत अच्छा टूल है, वो म्यूजिक नहीं है। आप उसको टूल के हिसाब से अगर आप उसको ट्रीट करोगे ना तो बहुत अच्छा आपके साथ काम करेगा। वीडियो चेंज हो जाते हैं एग्जैक्टली। मतलब बंदा है ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं उसने, लेकिन मतलब वो वॉइस कॉपी डरावना भी है और सेफ करने वाला भी वही है। काफी जगह गलत यूज भी हो रहा है उसका। एग्जैक्टली, मैं वही उसी पे आने वाला था, क्योंकि एआई कैसा है कि आपको डुबा भी सकता है और आपको बचा भी सकता है। आप डिपेंड करते हो कि कैसे उसको यूज करना है। जिनकी खोपड़ी ही अगर खराब करने वाली होगी उसको गलत ही यूज करेगा, और जिसको अच्छा उसमें से निकालना है तो वो अच्छा ही निकालेगा। मतलब ये एआई उन लोगों के लिए है कि जो भाई जो सीख रहे हैं ना कि मुझे एंगल पता नहीं है लेकिन मुझे मेरा फ्रेम अच्छा आना चाहिए, तो उसका हेल्प करके वो कर सकता है। लेकिन वही चीज वो उसी चीज को अगर मार्केट में बेचने जाएगा कि वो मेरा क्रिएशन है करके, तो वो गलत चीज है। आप स्टडी करके उसको लो, आप बिजनेस करके मत लो उसको। इसलिए मैंने बोला कि वो टूल है, आप उसको टूल के हिसाब से करो, अदरवाइज वो बुरा नहीं है। लेकिन उसके ऊपर से आप दिखाओगे कि भाई नॉन क्रिएटर है और तुम बोलोगे कि मैंने एआई से निकाल के मैं क्रिएटर बन गया, तो आप मतलब 100 मीटर तक जाओगे। आपका सफर तो हजारों किलोमीटर का है। मतलब खुद की क्रिएटिविटी क्या है यार, खुद की क्रिएटिविटी पे वर्क करो। क्रिएटिविटी प्लस क्रेडिबिलिटी, राइट। चोरी करने में क्या मजा है? बिल्कुल। आप करना ही है तो ढंग से करो ना चोरी। आप
जिसने एआई बनाया है वो क्रिएटिविटी है ना, तो आप भी कुछ हाँ, करो राइट, और उसी के अंदर चाहे और डेवलपमेंट करो उसके अंदर, बिल्कुल उसको क्रिएटिव बोलेंगे। बिल्कुल सही बात। वो जैसे उसी नहीं साउंड में क्रिएटिविटी ही क्रिएटिविटी। तो मेरे हिसाब से वो अपने ऊपर है, हाँ, मतलब वो कॉइन के दो साइड्स हैं, एक को हेड बोलेंगे एक को टेल बोलेंगे, आप कौन सा चाहते हो उसके ऊपर। तो एट द एंड मंदार जी, आप हमारी ऑडियंस को या जो साउंड की दिशा में, म्यूजिक की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से म्यूजिक के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। नाद ब्रह्म जो है, नाद वही है, ब्रह्म उसी से मिलता है। जब तक आपका नाद नहीं बजेगा आपको ब्रह्म नहीं मिलेगा। ब्रह्म का ज्ञान आपको म्यूजिक से ही आएगा। तो मेरे हिसाब से हर चीज में आप म्यूजिक को लेके आप अपने आप ही देखो कि आपका मूड कैसा भी हो, आपको अच्छा मूड बनाना है या बुरा मूड बनाना है, या मतलब रावण जैसा आदमी अगर म्यूजिक में तांडव बना सकता है जो आज भी लोग गाते हैं, तो सोचो म्यूजिक में क्या ताकत है। क्या ताकत है, सही बात है। हंसते हुए को रुला देता है, बस रोते हुए को हंसा देता है। मतलब म्यूजिक को कोई वो ये है ही नहीं। अब हर चीज में म्यूजिक ढूंढ सकते हो। चिड़िया जो है उनका पैटर्न सुनो, अब चिल्लाते हुए, आप चिल्लाना नहीं बोलोगे उसको, गाते हुए बोलेंगे फिर उसको। जो उनकी किलबिलाहट है या जैसा, और एक शांत मौसम में एक चिंग 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 करेंगे, वो भी आपको म्यूजिक जैसे लगेगा। माइंड शांत एकदम। सिर्फ ये कौन सी दिशा में उसको लेके जाना है ना, वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। आप समुद्र के लहरों में भी आप म्यूजिक आपको सुनाई देगा, जो उनके चल रहे हैं उसके लहरें चल रही है। कभी भी आप ऐसे लगे ना कि भाई मैं डिप्रेस हो गया हूँ, फलाना मेरी बच चुकी है, लग गई मेरी लाइफ की, भाई आप समुद्र के किनारे बैठो या नदी के किनारे बैठो, बस उसका साउंड सुनते रहो। इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसका एक साउंड, वो अपने आप आपको एक म्यूजिक सुनाई देगा। मतलब वो लहरों के पीछे पीछे कोई एक कीड़ा टैंक 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 टैंक, वो एक टेम्पो में चलता रहेगा। उसके बाद दूसरा एक रेस्पॉन्ड करेगा, दूसरा रेस्पॉन्ड करेगा, बस वहीं पे म्यूजिक क्रिएट होते रहता है और फिर आपका माइंड अपने आप शांत हो जाता है। बस उसको मतलब क्या बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड में सब है, आपको लेने की अकल चाहिए बस। तो म्यूजिक बहुत बड़ा काम करता है इसमें, आपको माइंड को शांत, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होगा, आपका माइंड शांत नहीं होगा, तब तक आपका लाइफ में आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। कितना अच्छा आपने म्यूजिक को डिस्क्राइब किया है। जी मंदार भाई, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू ब्रदर, हमारे शो में आने के लिए। आपने हमको बुलाया वही बहुत ये है। मैं इनफैक्ट तुमको ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि पर्दे के पीछे के लोगों को बहुत कम लोग बुलाते हैं पॉडकास्ट पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साउंड इंजीनियर मंदार वाडकर जी की जर्नी से आप सभी बहुत इंस्पायर हुए होंगे। तो ऐसी ही किसी एक हस्ती के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।